सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी मेंस 2024 के पेपर को। एमपीपीएससी मेंस 2024 का जो मेंस का पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये पेपर आप आज का होगा जीएस पेपर वन। जीएस पेपर वन में चूंकि दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए जो होता है इसमें आपका हिस्ट्री का पोर्शन डिस्कस होता है, पार्ट बी में आपका ज्योग्राफी का पोर्शन डिस्कस होता है। तो अभी हम पार्ट ए डिस्कस करने जा रहे हैं, मतलब हिस्ट्री मतलब इतिहास का पोर्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें दोनों ही पोर्शन होते हैं, इंडियन हिस्ट्री भी होती है और साथ में मध्य प्रदेश की हिस्ट्री भी होती है। ये डिस्कशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप प्रीलिम्स देने जा रहे हो चाहे आप मेंस देने जा रहे हो। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चन मेंस में ऐसे पूछे आते हैं जो बाद में प्रीलिम्स में रिपीट होते हैं, लेकिन चूंकि हम में से बहुत सारे लोगों की आदत होती है मेंस का पेपर देखते नहीं हैं, तो उससे कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाते हैं। तो इसलिए आप इस पेपर को ज़रूर देखें, इसमें एक डिटेल्ड थरो एनालिसिस है। तो यदि आप इतना देख लोगे तो इतने से आपका ये पेपर तैयार हो जाएगा, है ना। तो चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री वाला पोर्शन। इसका जो पीडीएफ है एनालिसिस के बाद में जो चीज़ें हम इसमें लिखेंगे पेपर में, उसका भी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये टेलीग्राम ग्रुप हमारा है राम सोनी एमपीपीएससी, वहाँ पे आप पा सकते हो, या व्हाट्सअप चैनल भी हमने प्रोवाइड किया है राम सोनी एमपीपीएससी का, तो वहाँ से आप ले सकते हो। जो वीडियो की डिटेल्स हैं वहाँ से आप उसकी लिंक प्राप्त कर सकते हैं ना। तो चलो डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे एज ऑफ नो हमारे जो सिलेबस का जो फॉर्मेट है वो कैसा है, 150 नंबर का हमारा पार्ट ए होता है, 150 नंबर का पार्ट बी होता है। तो 150 नंबर के पार्ट ए में शुरुआत होती है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन से। जो 2 नंबर क्वेश्चन होते हैं 15 क्वेश्चन पूछे आते हैं, है ना। तो इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही कम वर्ड्स में आपको लिखने होते हैं। तो यहाँ बिल्कुल टू द पॉइंट चीज़ें ही लिखनी होती हैं। इसको स्टार्ट करने पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो कि एमपीपीएससी 2025 की डेट का अनाउंसमेंट हो चुका है और एमपीपीएससी 2025 होने वाला है 16 फरवरी को। 16 फेब को ये एग्जाम होगा। तो इसके लिए हम लोगों ने एक सेपरेट क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। इस क्रैश कोर्स में जो एमपीपीएससी के बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसकी एक श्रृंखला हमने शुरू किया है। इसको प्रीवियस क्वेश्चन से इंटीग्रेट करते हुए आपका सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इंटीग्रेट करते हुए उसको डिस्कस किया जाएगा। तो ये वो बच्चे भी ज्वाइन कर सकते हैं जिन्होंने कोई और कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, बिकॉज दिस इज गोना बी वेरी शॉर्ट क्रिस्पी डिस्कशन। इसको करने के बाद में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉवरमेंट फील होने वाला है ना। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये शुरू कर रहे हैं हम लोग 10 नवंबर से। इसकी फीस रखी है 699 बहुत ही कम प्राइस रखी है। इसको ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, आई वांट टू ज्वाइन एमपीपीएससी 2025 क्रैश कोर्स। तो वहाँ पे आपको हम क्यूआर कोड सेंड कर देंगे, उसे पेमेंट करने के बाद आप स्क्रीनशॉट कर शेयर कर देना, तो वो आपको हम बैच में ऐड कर देंगे। आपको लाइव क्लासेस की लिंक मिलनी शुरू हो जाएंगी। इसमें एक चीज़ समझने वाली बात यह है कि आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज का भी लॉन्च किया है। टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं एमपीपीएससी 2025 की। हम लोग चूंकि प्रीवियस क्वेश्चन का प्रॉपर डिस्कशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसका पीडीएफ भी इसमें प्रोवाइड करते हैं। तो इस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस रखी है मात्र 399 रुपये, है ना। तो एमपीपीएससी 2025 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इंटीग्रेट करते हुए कुछ नए क्वेश्चन भी हम ऐड करेंगे। तो इस टेस्ट सीरीज का आप बेनिफिट ले सकते हैं, बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। चूंकि एमपीपीएससी के जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे वो डेंटल सर्जन हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, मेडिकल ऑफिसर हो, जितने भी एग्जाम है इंक्लूडिंग द मेंस एग्जाम, उसके सभी क्वेश्चंस को हम इंटीग्रेट इसमें करेंगे। तो आप इसको कर लेंगे तो इससे आपको अत्यंत बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलो डिस्कशन की शुरुआत करते हैं हम मेंस के पेपर में, जिस डिस्कशन को हमने स्टार्ट किया था। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है गोप जनस्य। गोप जनस्य क्या होता है? देखो, ऋग्वैदिक पीरियड में, जो अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड था, उसमें जो ट्राइब होती थी उसको जो प्रमुख हैं या ज्येष्ठ हैं उनके द्वारा रूल किया था। बाद में उनको राजन का टाइटल दिया गया और उन्हें ही गोप जनस्य कहा गया। तो गोप जनस्य जो है, ये जो टर्म है, ये हम आमतौर पे अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड में देखते हैं। इन्हीं को हम लोग राजन भी कहते हैं, ऑलराइट। और गोप जनस्य को ही हम लोग प्रमुख या ज्येष्ठ भी कहा करते थे, है ना। तो ये हैं गोप जनस्य। तो इन्हें आप विशेष तौर पे याद रखें। ये जो टाइम पीरियड कब का है, ये अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड का टाइम है। दूसरा क्वेश्चन है सिंह विष्णु। देखिए, सिंह विष्णु की बात करें, ये एक प्रकार से कह सकते हैं पल्लव वंश के रियल फाउंडर माने जाते हैं, है ना।
अब यहाँ पे आपको एक चीज समझने वाली बात है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंह विष्णु का जो शासनकाल है वो 575 ईडी के आसपास शुरू होता है, 590 तक चलता है। इन्होंने कई राजाओं को हराया, जैसे कालभ्रास को हराया, और साथ में इन्होंने एक इंपीरियल पलवाज की शुरुआत की। इनको एक टाइटल ही मिला था जिसका नाम है अवनी सिंह, है ना, मतलब लॉयन ऑफ द अर्थ। तो सिंह विष्णु की जो राजधानी थी वो क्या थी? इनकी राजधानी इन्होंने बनाया था कांची को। तो ये भी याद रखना, कांची को इन्होंने राजधानी बनाई थी। पल्लव वंश के बहुत सारे प्रतापी राजा हुए, जैसे महेंद्र वर्मन वन का नाम आपने सुना होगा, नरसिम्ह वर्मन वन। पल्लव वंश का एक बेहद प्रतापी राजा है नरसिम्ह वर्मन वन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है क्योंकि नरसिम्ह वर्मन वन ने कई राजाओं को हराया है। ही वॉज कॉल्ड एज ए ग्रेटेस्ट वॉरियर। इसके लिए इन्हें उपाधि मिली थी ममल्ल की। साथ में ग्रेटेस्ट पल्लव माने जाते हैं। वातापी कोंडा भी इन्हें कहा जाता है क्योंकि उन्होंने चालुक्यों को हराया था पुलकेशिन द्वितीय को। इसलिए नरसिम्ह वर्मन का नाम काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ये नाम विशेष तौर पे याद रखना है ना। तो ये सारे पल्लव राजा थे, लेकिन सिंह विष्णु की बात करें, द फाउंडर ऑफ पल्लव डायनेस्टी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अमल ए सालेह। देखिए अमल ए सालेह बेसिकली ये शाहजहां नामा इसे कहते हैं, और इसको लिखा है मोहम्मद सालेह ने, है ना। तो ये क्या है? ये है शाहजहां नामा। तो शाहजहां के शासनकाल के टाइम में जो चीजें लिखी गई हैं ये है शाहजहां नामा, है ना, अमल ए सालेह। अगला क्वेश्चन है अवंती जनपद के बारे में कुछ सवाल है। तो देखिए यहाँ पर जो महाजनपद काल था जिसमें 16 महाजनपदों का विशेष तौर पर उत्तर निकाय में जिक्र मिलता है। अवंती जनपद भी काफी महत्वपूर्ण जनपद हुआ करता था मालवा रीजन में, है ना। तो अवंती जनपद की बात करें तो दो राजधानियों का जिक्र मिलता है, अवंती और महिष्मती, है ना। 6th सेंचुरी बीसी की यदि हम बात करें, 6th सेंचुरी बीसी की यदि हम बात करें, जो गौतम बुद्ध का समय था, उस समय चंद्र प्रद्योत हुआ करते थे, है ना। तो चंद्र प्रद्योत वंश आप लोगों ने सुना होगा। तो उस समय चंद्र प्रद्योत यहां से रूल करते थे, चंद्र प्रद्योत, है ना। और दूसरी बात आपको ये भी पता होना चाहिए, यदि इसकी बात करें, बाद में मौर्यन एम्पायर का पार्ट हो गया अवंती जनपद। और आपको पता होना चाहिए अशोक को भी अवंती जो रीजन था इसका बेसिकली गवर्नर नियुक्त किया गया था, है ना। तो अशोक काफी समय तक उन्होंने अवंती के रीजन में रूल किया, और बाद में तो ही बिकेम द एम्परर। अगला सवाल है उच्च कल्प। उच्च कल्प की बात करें तो उच्च कल्प बेसिकली कह सकते हैं जो रीजन है, जो सतना में उचेहरा है ना। सतना जो जिला है, सतना जिला में जो उचेहरा नाम की जगह है वहां से उच्च कल्प रूल करते थे। कई सारे राजा हुए, जैसे ओघदेव हैं, कुमारदेव हैं, व्याघ्रदेव हैं, है ना, जयनाथ, सर्वनाथ, ये सभी नाम हैं। लेकिन जो रूल करते थे वो कहां से? उचेहरा से। सतना में एक जगह है उचेहरा। ये बेसिकली नेबर माने जाते थे किसके? परिव्राजक वंश के पड़ोसी माने जाते थे। परिव्राजक वंश वो वंश है जो कि पन्ना से रूल किया करता था, है ना। अगला सवाल है राजा यशोवर्मन के बारे में। राजा यशोवर्मन की बात करें, चंदेल वंश के राजा थे। इन्होंने बहुत सारे चीजें बनवाई हैं, जैसे चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने निर्माण उसकी नींव रखी थी, है ना। प्रतिहार राजाओं को भी हराया, तो एक प्रकार से कह सकते हैं इज ए वेरी इंपॉर्टेंट राजा यशोवर्मन, है ना। कलचुरी राजा को भी हराया था, युवराज देव वन को, है ना। और लक्ष्मण टेम्पल बनवाया था। तो राजा यशोवर्मन का काफी महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है, वह द चंदेल किंग। क्या नाम थे? चंदेल किंग, है ना। अगला है ड्रेन ऑफ वेल्थ। धन निकासी का सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया और आप लोगों ने भी सुन ही रखा होगा, इसके बारे में बताने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। दादा भाई नौरोजी की एक बहुत ही फेमस बुक थी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल। उसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में बात की गई थी कि किस तरह से ब्रिटिशर्स जो है हमारे देश में ड्रेन ऑफ वेल्थ कर रहे हैं, है ना। मतलब जो रॉ मटेरियल है वो हमारे देश से ले जाते हैं, फिनिश्ड गुड हमारे यहाँ लेके आते हैं। तो एक काफ़ी इकोनॉमी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है ड्रेन ऑफ वेल्थ। इस पर कभी हमारे वीडियोस को आप देखना, आप सर्च करना गूगल में ड्रेन ऑफ वेल्थ, या ड्रेन ऑफ वेल्थ का ही कॉन्सेप्ट बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है, जो कि आप सर्च करना ड्रेन ऑफ वेल्थ लर्न सर्विसेज, तो वहाँ पे आपको वीडियो मिलेगा, काफ़ी महत्वपूर्ण डिस्कशन उसमें किया गया है, तो यू कैन विजिट दैट वन। अगला क्वेश्चन है मध्य भारत सम्मेलन 1948। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ किसकी है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा एक कॉन्सेप्ट प्रोपाउंड किया गया था। दादा भाई नौरोजी का इस समय एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने बताया
किस तरह से अंग्रेज हमारे देश से पैसे जो हैं अपने देश में लेके जा रहे हैं और हमारा देश गरीब होने लग गया है। अगला क्वेश्चन है मध्य भारत सम्मेलन 1948 का। मध्य भारत कॉन्फ्रेंस की बात करें तो यहाँ पे जो सेंट्रल इंडिया के रूलर्स थे ये यहाँ पे दिल्ली में इकट्ठे हुए 1948 में, है ना। और वो दिन था बेसिकली अप्रैल का, मतलब अप्रैल का महीना था। अप्रैल का महीना था जब सेंट्रल इंडिया के जो रूलर्स हैं वो यहाँ पे इकट्ठे हुए। अप्रैल में भी कई सारे 2, 3 और 21 अप्रैल को ये मीटिंग हुई। अब यहाँ पे देखें तो ये स्टेट जो मध्य भारत है, मध्य भारत को इनेग्रेट किया गया किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। कब इनेग्रेट किया गया? 28 मई 1948 को। तो 28 मई 1948 को फाइनली मध्य भारत का उदय हुआ और इसमें राष्ट्र प्रमुख जो बनाया गया होलकरों को बनाया गया और उपराष्ट्र प्रमुख किसको बनाया गया? सॉरी, राष्ट्र प्रमुख सिंधिया को बनाया गया, उपराष्ट्र प्रमुख होलकरों को बनाया गया। तो ये भी आपको याद रखना है मध्य भारत के बारे में। ये मध्य भारत में जो मेनली रीजन था वो कौन सा था? दैट वाज द रीजन वाज बेसिकली मध्य भारत, बेसिकली बाद में जब मध्य प्रदेश का उदय हुआ उसमें 4 राज्य विलय हुए थे, मध्य भारत, केंद्रीय प्रांत और बरार, विंध्य प्रदेश और भोपाल, है ना। तो ये वही मध्य भारत है। और मध्य भारत में क्षेत्र कौन सा था? एक तो आपका सिंधियाओं का क्षेत्र है जो ग्वालियर के आसपास का रीजन है, इंदौर का है, मालवा का क्षेत्र, ये सारे मिलाकर मध्य भारत बनाए गए थे, है ना। नाउ आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट वन। पचमढ़ी का कास्ट शिल्प की बात की गई है। पचमढ़ी तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्लेस है, आप जानते ही हैं, हमारे मध्य प्रदेश के बेसिकली नर्मदापुरम में है। पचमढ़ी वुड क्राफ्ट की बात करें इसे बहुत सारी हैं, जैसे कार्व फिगरीन्स हैं, फर्नीचर्स हैं, ये सारे बनाए जाते हैं, है ना। तो जब पचमढ़ी आप विजिट करने जाओगे तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। अगला सवाल है परीक्षित देव बुंदेला से। देखिए राजा परीक्षित देव बुंदेला जो हैं ये कौन से हैं? जैतपुर के। ये नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है, शायद आपने कम सुना होगा लेकिन मैं आपको बताता हूँ बेसिकली इनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। तो पहली बात है, देखिए राजा परीक्षित देव बुंदेला कहाँ के थे? जैतपुर के थे। जैतपुर मतलब महोबा, जैतपुर मतलब हम बात कर रहे हैं महोबा की। बुंदेला रिवोल्ट में एक काफ़ी महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि उस समय रिवोल्ट हो रहा था, स्पेशली बुंदेला जो क्षेत्र था, बुंदेलखंड का जो क्षेत्र था, वहाँ के जो राजा हैं वो आपस में इकट्ठे हो रहे थे। 1840 का टाइम है, जो बुढ़वा मंगल मेला होता है उसको ऑर्गेनाइज किया गया, है ना। इसमें जो परीक्षित देव बुंदेला हैं इन्हें मेन लीडरशिप दी गई, इनको इलेक्ट किया गया लीडर ऑफ द रिबल्स, स्पेशली नॉर्दर्न बुंदेलखंड रीजन का। इसे बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ऐसे उस समय के कई सारे राजा, जैसे राजा हृदय शाह थे हीरापुर के, है ना, जागीरदार थे मधुकर शाह बुंदेला, इन सभी ने ज्वाइन किया। डिल्लन शाह जो है मदनपुर के, नरसिंहपुर के, इन्होंने सभी ने ज्वाइन किया और राजा परीक्षित को यहाँ पर इलेक्ट किया गया रिबल्स का लीडर नॉर्दर्न बुंदेलखंड का, है ना। तो यहाँ पे इनका नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। बाद में जनवरी और 1843 को इनको अरेस्ट कर लिया गया था, इन्होंने प्रॉपर तरीके से रिबल किया, लेकिन जतारा में इनको गिरफ्तार कर लिया गया, इम्प्रिजनमेंट किया गया, गिरफ्तार किया गया और बाद में कानपुर में हैंग कर दिया गया। इसलिए राजा परीक्षित देव बुंदेला का काफ़ी महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन माना जाता है फ्रीडम स्ट्रगल में। इनका नाम विशेष तौर पे याद रखेंगे, दिस द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1841 से लेके 1843 तक जो इनकी लड़ाई थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई थी। बाद में आप वीरगति को प्राप्त हुए, दैट्स ट्रू, बट राजा परीक्षित देव बुंदेला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन बुंदेला रिपोर्ट में माना जाता है ना। अगला क्वेश्चन है कुंवर रघुनाथ शाह से। कुंवर रघुनाथ शाह बेसिकली कौन थे? ये थे शंकर शाह के बेटे, है ना। तो आप कह सकते हैं सन ऑफ शंकर शाह। या यूं कहें कि रघुनाथ शाह बेसिकली गोंड प्रिंस थे, राजकुमार थे गढ़मंडला के। और याद रहे ये दोनों बाप बेटों को बेसिकली अंग्रेजों ने यहां पर एक प्रकार से कह सकते हैं मरवा दिया था। यहां पे इन दोनों का एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन 1857 रिपोर्ट में था, है ना। और बाद में शंकर शाह और रघुनाथ शाह के ये इनके रिस्पेक्ट के लिए छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम
2022 में चेंज करके शंकर शाह यूनिवर्सिटी कर दिया गया। तो ये भी आपको याद रखना है, छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम वर्तमान में क्या कर दिया गया है, शंकर शाह यूनिवर्सिटी। तो ये भी आपको विशेष तौर पे याद रखना है, ये वही शंकर शाह की बात की जा रही है ना। अगला क्वेश्चन है भीमा नायक से। भीमा नायक की बात करें, बहुत ही बड़े ट्राइबल लीडर थे। फ्रीडम स्ट्रगल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन बनाया जाता है, सेंधवा क्षेत्र से थे, बड़वानी क्षेत्र से, और बाद में इनको पोर्ट ब्लेयर में हैंग कर दिया गया था। 1857 रिवोल्ट में निमाड़ क्षेत्र का नेतृत्व किया था, है ना। तो 1857 रिवोल्ट में, अभी खाज्या नायक के बारे में पढ़ेंगे, खाज्या नायक इनको सपोर्ट कर रहे थे। तो 1857 रिवोल्ट में इन्होंने निमाड़ क्षेत्र का नेतृत्व किया था, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द भीमा नायक। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है ग्वालियर की संधि 1817 के बारे में, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर। अब देखिए यहां पर आपको याद रखना है, बैटल ऑफ महिदपुर के बाद में, महिदपुर के युद्ध के बाद में ग्वालियर की संधि हुई। अब ब्रिटिशर्स और सिंधिया के बीच में ये हुई। यहां पर आपको याद रखना है, ग्वालियर की संधि में ब्रिटिशर्स तो एक साइड थे, एक साइड कौन थे, ब्रिटिश थे, और दूसरी साइड कौन थे, दूसरी साइड थे सिंधिया। सिंधिया मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, दौलत राव सिंधिया की, दौलत राव सिंधिया। तो दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में 1817 में ये संधि हुई, इसे बोलते हैं ट्रीटी ऑफ ग्वालियर, है ना, ग्वालियर की संधि। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि संधिया जो हैं, चूंकि पिंडारी जो हैं, पिंडारियों को आमतौर पे जो मराठाओं का सपोर्ट मिलता था, तो यहाँ पे सिंधियाओं ने ये ट्रीटी साइन किया कि वो अब पिंडारियों को सपोर्ट नहीं करेंगे, है ना। तो ये आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप विशेष तौर पे याद रखेंगे। बैटल ऑफ महिदपुर के बाद में ये ट्रीटी साइन की गई थी। अगला सवाल है टांट्या भील के बारे में। टांट्या मामा के नाम से मशहूर हैं, तो इनके बारे में आप लोग जानते हैं, इंडियन रॉबिन हुड भी इनको हम कहते हैं, है ना। निमा 1857 रिवोल्ट में काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ट्राइबल रिवोल्ट, ट्राइबल जो है रिवोल्ट है, उसमें काफ़ी अभिन्न कंट्रीब्यूशन टांट्या मामा का माना जाता है, और इन्हें हम इंडियन रॉबिन हुड की संज्ञा भी देते हैं। तो ये भी आपको विशेष तौर पे पता होना चाहिए। निमाड़ क्षेत्र से हैं, निमाड़ क्षेत्र से विद्रोह का नेतृत्व आपने किया था। इनकी समाधि जो है वो कहाँ मिलेगी, पाताल पानी में, है ना। अगला सवाल है भोपाल प्रजामंडल से। भोपाल प्रजामंडल की बात करें तो भोपाल प्रजामंडल बेसिकली कई सारे मुद्दों को लेकर, शराबबंदी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, इन सभी चीज़ों को लेकर भोपाल में 1938 में भोपाल में भोपाल प्रजामंडल की स्थापना की गई, है ना। तो सोशल मुद्दे भी थे लेकिन रियल मुद्दे भी थे, जैसे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना इसका प्रमुख मकसद था। 1934 में भी इसके झाबुआ में एक ब्रांच बनाई गई, लेकिन 1939 में 1938 में इसका ऑफिशियल तरीके से भोपाल प्रजामंडल की स्थापना करने के बाद में 1939 में आम चुनाव भी कराए गए। तो यह है भोपाल प्रजामंडल, काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन था। चलते हैं अगले पेज में। अगला सवाल है नंदी वर्मन शैली पर। अभी ये क्वेश्चन जो है आपके सामने जो है ये 7 मार्कर हैं, 7 मार्कर आपके सामने 10 क्वेश्चन है ना। ये 7 मार्कर क्वेश्चन, 7 अंकों का प्रश्न है। क्वेश्चन पूछा गया नंदी वर्मन शैली पर, आपको यहां पर लेख लिखना है। नंदी वर्मन स्टाइल की बात करें, ये आमतौर पर 800 से 900 एडी के आसपास का जो टाइम है, उस समय नंदी वर्मन शैली जो है उसका विशेष तौर पे जिक्र हमें मिलता है। तो 800 टू 900 एडी के आसपास का जो टाइम है ये नंदी वर्मन शैली का है। ये बेसिकली नंदी वर्मन जो आर्ट है ये आपको कहाँ मिलता है, पल्लवन एरिया में। पल्लव आर्ट इसको बोलते हैं, इसको पल्लव आर्ट भी कहा जाता है विशेष तौर पे। इसमें जो टेम्पल्स थे उनकी साइज छोटी और लेस ऑर्नेट थे, मतलब बहुत ज़्यादा सजावट नहीं होती थी। इसमें जो फीचर थे ये द्रविड़न स्टाइल से मैच करता है ना। तो नंदी वर्मन शैली जो है द्रविड़न शैली से है। हालांकि ये आमतौर पे हम लोग पढ़ते भी हैं कि जो 3 प्रकार की शैली मंदिरों के आर्किटेक्चर की मिल जाती है, नागर शैली है, फिर वेसर शैली है, द्रविड़न शैली है। तो नागर शैली आमतौर पे आपको नॉर्थ इंडिया में मिलती है, द्रविड़न शैली साउथ इंडिया में मिलती है, वेसर शैली आपको मतलब सेंट्रल इंडिया के जो पोर्शन है वहाँ पे कुछ जगहों में आपको वेसर शैली देखने के लिए मिलती है। लेकिन चूंकि पल्लव साउथ में थी इसलिए पल्लवन जो शैली है वो द्रविड़न शैली ही आमतौर पे देखने मिलती है। इसमें एक टेम्पल है कांचीपुरम का, है ना, जो कि नंदी वर्मन शैली बना हुआ है। इसका नाम है वैकुंठ पेरुमल टेम्पल। क्या नाम है, वैकुंठ वैकुंठ पेरुमल टेम्पल। ये
नंदीवर्मन शैली में बना हुआ है, जो कि द्रविड़ शैली है। कांचीपुरम का टेम्पल है ना। यहाँ पर एक प्रकार से कह सकते हैं बृहदेश्वर टेम्पल में भी इसकी आकृति हमें नंदीवर्मन शैली की आकृति देखने के लिए मिलती है ना। तो ये है नंदीवर्मन शैली। अगला सवाल है प्लासी एवं बक्सर के युद्ध का संक्षिप्त में तुलनात्मक परिचय दीजिए। तुलनात्मक परिचय देना है। प्लासी एवं बक्सर का युद्ध, हालांकि कहते भी हैं कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैटल मानी जाती थी और इसने कह सकते हैं अंग्रेजों का जो साम्राज्य भारत में स्थापित होगा इसका समझो एक नींव रख दिया था। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बैटल। दोनों ही बैटल काफ़ी महत्वपूर्ण थी। प्लासी युद्ध की बात करें तो प्लासी युद्ध जो है कब हुआ, ये हुआ आपका 23 जून 1757 को। कब हुआ? 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। किसके बीच में हुआ? सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ, है ना। अब यहां पर आपको विशेष तौर पे याद रखना है, सिराजुद्दौला अली वर्दी खान के बेटे, है ना। तो यहां पर आपको विशेष तौर पे याद रखना है ये किसके किसके बीच में हुआ। प्लासी का युद्ध हुआ सिराजुद्दौला, मैं लिखता हूं सिराज और ब्रिटिश के बीच में हुआ। अब इसमें एक सिंपल सी बात है, सिराजुद्दौला की हार का प्रमुख रीजन क्या था। सिराजुद्दौला उस समय काफी बड़ा एम्पायर बनाया था। सिराजुद्दौला की हार का प्रमुख रीजन था मीर जाफर। मीर जाफर जो इनका सेनापति था उसने बेट्रे कर दिया, धोखा दे दिया और उसके बाद में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हो गई। मीर जाफर को फिर गद्दी में बिठाया गया। कंपनी को फ्री ट्रेड का राइट दे दिया गया बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, है ना। और देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, दिस द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब इसके बाद में मीर जाफर, तो यहाँ पे याद रखना सिराजुद्दौला के हारने के बाद में किसको बिठाया गया? जाफर को, मीर जाफर को, है ना, मीर जाफर को। मीर जाफर गद्दी में बैठा। मीर जाफर ने थोड़ा सा नाटक किया तो मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को बना दिया गया। मीर कासिम कौन था? मीर जाफर का सन इन लॉ, मतलब मीर जाफर का जो दामाद है। मीर कासिम को फिर गद्दी में बिठाया गया। अब मीर कासिम ने भी सोचा कि हाँ भैया हम थोड़ा इंडिपेंडेंट बनाएं, तो मीर कासिम को फिर हटा दिया गया। मीर कासिम ने इवली जो कैपिटल है मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट किया था, है ना। तो फिर यहाँ पे देखा तो मीर कासिम ने हालांकि थोड़ा प्लान बनाना शुरू किया और मीर कासिम ने जब प्लान बनाया, कुछ और राजाओं को शामिल किया, तो उसके बाद में फिर बक्सर का युद्ध होता है। तो बक्सर का युद्ध जो है मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में हुआ। मीर कासिम ही नहीं बल्कि कई सारे और भी राजाओं ने सब पार्टिसिपेट किया। जैसे एक तो मीर कासिम था, इसमें एक तो मीर कासिम था। मीर कासिम के साथ में यहाँ पे सुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था वो भी शामिल था, है ना, सुजाउद्दौला। इसके अलावा शाह आलम टू से मुगल एम्परर होता था। तो इन सभी ने मिलकर पार्टिसिपेट किया। तो सुजाउद्दौला का भी नाम लिख सकते हैं, सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला कौन है? सुजाउद्दौला अवध का रूलर था। और यहां पे शाह आलम टू का नाम भी लिख लीजिएगा, शाह आलम टू। इन सभी की संयुक्त सेना थी, इन सभी की संयुक्त सेना थी और इन सभी की संयुक्त सेना को अंग्रेजों ने हरा दिया। इसको लीड कौन कर रहा था? मुनरो, वर्सेस मुनरो। तो मुनरो ने इनकी संयुक्त सेना को हरा दिया। ये काफी महत्वपूर्ण बैटल मानी जाती है बक्सर का युद्ध। दिस द वेरी इंपॉर्टेंट बैटल। 1764 की बैटल है, 1764 का युद्ध है। और 1764 के इस युद्ध में जीत के बाद अंग्रेजों की समझो पूरी हिस्ट्री बन के तैयार हो गई, है ना। तो यहां पे इसमें हारने के बाद में मीर कासिम की तो छुट्टी हो गई। मीर कासिम को हटाकर फिर से मीर जाफर को गद्दी में बिठा दिया गया। तो मुनरो ने क्या होशियारी की, मुनरो ने खुद गद्दी में बिठा, यहां पे उन्होंने मीर जाफर को गद्दी में बिठाया, एक हारे हुए को, हटाए हुए को। तो इस तरह से यहां पर पपेट के रूप में यहां पे रूलर बनते गए। मीर जाफर को फिर से रिप्लेस किया गया, प्लेस थोड़े बैठाया गया। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में हालांकि बक्सर युद्ध के बाद एक इलाहाबाद की संधि होती है 1765 को, है ना, क्लाइव ने कंक्लूड किया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इवेंट्स माने जाते हैं। चलिए, तो यहां पे प्लासी और बक्सर युद्ध का तुलनात्मक यदि हम परिचय दें तो ये एक सिंपल सी बात है, अंग्रेजों के साम्राज्य की उन्होंने नींव रखी, है ना। चलो बहुत ज्यादा डिस्कशन हो गया, अगला चलते हैं, परिव्राजक वंश पे चलते हैं। परिव्राजक वंश की बात करें, परिव्राजक डायनास्टी रूल्ड फ्रॉम पन्ना। इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इन्होंने बेसिकली कहां से रूल किया। इन्होंने पन्ना के क्षेत्र से रूल किया है, कन्हा से पन्ना के क्षेत्र से रूल किया है। इसके फाउंडर थे देवादय। क्या नाम है? देवादय। देवादय परिव्राजक वंश के फाउंडर माने जाते हैं। और देखा जाए तो मोस्ट पॉपुलर किंग जो है वो हैस्टिन माने जाते हैं, 405 AD के आसपास, है ना। तो ये बुंदेलखंड का क्षेत्र कहा जाएगा परिव्राजक डायनास्टी में। राजा धंग की बात करें, धंगदेव एक कौन से राजा थे? ये चंदेल राजा थे, ही वाज द चंदेल किंग।
राजा ढंगदेव। इनकी जो कैपिटल थी वो कैपिटल क्या थी, कलिंजर। कलिंजर बेसिकली बांदा के पास पड़ेगा, है ना। तो कैपिटल वो कलिंग वाला नहीं, ये कलिंजर है ना। कलिंजर फोर्ट भी होता था, बहुत ही फेमस फोर्ट था। तो कलिंजर इनकी राजधानी हुआ करती थी। इन्होंने विश्वनाथ टेम्पल को बनवाया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे इसमें जो मरकत मणि शिवलिंग है जो काफ़ी महत्वपूर्ण बनाता है। पार्श्वनाथ टेम्पल भी बनवाया, जिन्नानाथ मंदिर बनवाया। तो ये बहुत सारे जो हैं टेम्पल्स का निर्माण इनके द्वारा कराया गया। राजा ढंगदेव ने लक्ष्मण टेम्पल जो है, जो कि यशोवर्मन के द्वारा शुरू किया गया था, उसको भी कंप्लीट किया। तो राजा ढंगदेव का काफ़ी महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन बनाता है। चंदेल वंश की राजा थे, है ना। अगला सवाल है, व्यापारियों के मध्यम वर्ग के उदय को समझाइए। देखिए यहाँ पर जो मिडिल क्लास बिजनेसमैन है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है। मिडिल क्लास बिजनेसमैन का जो राइज है, ये हमारे देश में कह सकते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट को दिखाता है। जो इनइक्वलिटी है उसको भी रिड्यूस करने में मिडिल क्लास बिजनेसमैन का काफ़ी महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है। अर्बन और रूरल एरिया, जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बीच में जो डिवाइड है, इनइक्वलिटी है, उसको भी कम करने में इसका काफ़ी महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है। फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है। यदि हम बात करें 1995 से लेकर 2021 तक, 1995 से लेके 2021 तक की यदि हम बात करें, तो इसमें बहुत ही फास्ट तरीके से आप यूं कहो कि 6.3% एनुअल ग्रोथ हुआ है इनके पॉपुलेशन में। दिस इज द इनॉर्मस ग्रोथ। तो कह सकते हैं हमारे देश में ये प्रकार से मिडिल क्लास बिजनेसमैन का ग्रोथ बहुत ही फास्ट तरीके से हुआ है। और ये माना जा रहा है कि 2020-21 में एज ऑफ नो हमारे देश में प्रेजेंट टाइम 2021 की हम बात करें, फिर अबाउट 2021, 2021 में हमारे देश में जो मिडिल क्लास बिजनेसमैन है, इसका जो पॉपुलेशन है वो लगभग 31% है। जो ऐसा माना जा रहा है कि 2046-47 तक, 2046 तक, है ना। 2021 की बात की जा रही है, 2021 में 31%, 2046 तक ये बढ़ के लगभग 61% हो जाएगा। तो ये प्रकार से कह सकते हैं मिडिल क्लास बिजनेसमैन का जो ग्रोथ है बहुत ही फास्ट तरीके से होने वाला है। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी है, हमारे देश में मिडिल इनकम ट्रैप की बात भी की जाती है। और मिडिल इनकम ट्रैप का एक बड़ा रीज़न ये है कि ये जो मिडिल इनकम में यदि आप फंस गए तो उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट की एक बड़ी समस्या है। तो स्किल डेवलपमेंट यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जरूरत होगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, इनोवेशंस बढ़ाने हैं, तो ऑब्वियस बात है हमारे देश में जो जो सिस्टम है, गवर्नमेंट है, उसको एक प्रकार से कह सकते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने पड़ेंगे, तभी जाकर मिडिल क्लास जो है उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट होगा, तभी उसकी आमदनी बढ़ पाएगी, है ना। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत सारी चीज़ें और भी डिस्कस करने के लिए, बट दैट्स अ वेरी बेसिक वन। नाउ अगला सवाल है, राइट ए नोट ऑन शिवाजी फेस्टिवल ऑफ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के शिवाजी उत्सव पर टिप्पणी लिखी। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। शिवाजी फेस्टिवल जो है 1894 में कब शुरू किया गया, 1894 में, 1894 में रायगढ़ से शुरू किया गया। इसको शुरू करने का दो मकसद था, एक तो हिंदुइज्म को रिवाइव करने का, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का, दूसरा है कि नेशनलिज्म की भावना को डेवलप करने का, है। तो ये दो महत्वपूर्ण रीजन थे। महाराष्ट्र में काफ़ी बड़े स्केल पर इसको स्टार्ट किया गया। बहुत सारी चीज़ें, सॉन्ग्स हैं, स्पीचेस हैं, ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से कही गई। हालांकि पता होना चाहिए आप लोगों को, शिवाजी फेस्टिवल की शुरुआत ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकमान्य तिलक जी के द्वारा ही किया गया। शिवाजी फेस्टिवल की शुरुआत पहले भी 1869 में, 1869 में ज्योतिबा फुले के द्वारा, ज्योतिबा फुले जी के द्वारा पहले ही स्टार्ट किया गया, जिन्होंने बाद में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था। आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का नाम काफ़ी महत्वपूर्ण बनाता है। एजुकेशन के क्षेत्र में काफ़ी इमेंस कंट्रीब्यूशन है, लोअर क्लास के अपलिफ्टमेंट में काफ़ी महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है। तो इन्होंने भी शिवाजी टॉम में की शुरुआत की थी। शिवाजी टॉम फाइंड आउट किया था, डिस्कवर किया था रायगढ़ में, और उन्होंने पहला लॉन्गेस्ट सागर ऑफ लाइफ यहीं पे लिखा था, और साथ में जयंती शुरू किया था यहाँ से 1870 से। तो ये प्रकार से कह सकते हैं ये पहले भी कंट्रीब्यूशन था, लेकिन शिवाजी फेस्टिवल को पॉपुलराइज करने में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का भी काफ़ी महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है। 1894 में रायगढ़ से शुरू किया इन्होंने। अगला सवाल है, कवि पद्माकर की काव्य साधना पर, द पोएटिक प्रैक्टिस ऑफ पोएट पद्माकर। देखिए यहाँ पर फेमस पोएट थे, और याद रखना पद्माकर जो है कौन से काल के कवि हैं, ये हैं रीतिकाल के। रीतिकाल के मूर्धन्य कवि के तौर पर कवि पद्माकर का नाम जाना जाता है। इनका जन्म 1753 में कहाँ पे हुआ, 1753 में इनका जन्म सागर में हुआ, सागर जिले में, है ना।
सागर जिले में हमारे मध्य प्रदेश की एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है डॉक्टर हरसिंह यूनिवर्सिटी। इन्होंने पद्माकर ने ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया है। तो ब्रज भाषा का अपने जो उनकी पोएट्री है उसमें ब्रज भाषा का उपयोग किया गया है। इसके अलावा इसमें क्या चीज़ें दिखाई गई हैं, जैसे जो बैटलफील्ड है, जो युद्ध है, युद्ध के क्षेत्र का वर्णन किया गया है। इनकी जो हिम्मत बहादुर वीरदावली है इसमें इसके बारे में प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया गया। इवनली ये भी डिस्कस किया गया है कि रात्रि में विंटर जो उस ठंडी के मौसम में रात्रि कैसी होती है उसके बारे में बताया गया। पेन ऑफ सेपरेशन के बारे में डिस्कस किया गया, जो सेपरेट होते हैं दो लोग तो उनके पेन के बारे में डिस्कस किया गया है। जो पैट्रॉन्स हैं उनको प्रेस किया गया। बहुत सारी चीज़ें बेसिकली उन्होंने किया है। तो कवि पद्माकर का काफ़ी महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है ना हमारे काव्य साधना में। अगला सवाल है मांडू का असरफी महल का संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। मांडू का असरफी महल काफ़ी मांडू वैसे भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण है, सिटी ऑफ जॉय हम बोलते हैं मांडू को, जो कि हमारे यहाँ कहाँ पे है, धार जिले में है। तो ये धार जिले में आपका असरफी महल है। और एक कहा जाता है संस्कृत यूनिवर्सिटी पहले हुआ करती थी, राजा भोज के टाइम में 1024 एडी में बनवाया गया था। होशंग शाह ने इसको बाद में पर्सियन यूनिवर्सिटी बना दिया। तो असरफी महल के बारे में ये बेसिकली यहाँ पर डिस्कशन चलते हैं। अगला सवाल है रानी दुर्गावती के बलिदान पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। मार्टिरडम ऑफ रानी दुर्गावती। अब देखिए रानी दुर्गावती की बात करें तो यहाँ पे पहली बात तो याद रखना है गढ़ कटंगा की राजधानी थी। बलिदान दिवस जो मनाया जाता है इनका, वो मनाया जाता है 24 जून 1564 को, 1564 को। अब यहां पर देखना है दो महत्वपूर्ण चीजें। इनका जो मुकाबला है पहले बाज बहादुर के सेना से हुआ है ना, बाज बहादुर वही रूपमती वाले, तो रानी रूपमती महल है ना। तो बाज बहादुर की सेना से मुकाबला हुआ, बाज बहादुर को हरा दिया इन्होंने। बाद में अकबर की सेना से मुकाबला हुआ है ना, तो अकबर की सेना से हार गई। तो यहां पर याद रखना है दुर्गावती जो है वो बेसिकली चंदेल राजकुमारी थी, है ना। चंदेल राजकुमारी मतलब ये कीरत राय की जो फैमिली है उसे संबंधित थी। तो ये भी आपको याद रखना है इनका जो जन्म है वो कलिंजर फोर्ट में हुआ, जो कि बांदा यूपी में है। तो बाद में इनका जो विवाह है वो किससे हुआ, इनका विवाह हुआ राजा दलपत शाह से। दलपत शाह कौन से वंश के राजा थे, दलपत शाह बेसिकली गोंड वंश के राजा थे दलपत शाह। अब देखिए यहां पर राजा दलपत शाह से विवाह हुआ। इनके बेटे का नाम है दलपत शाह के पिता का नाम क्या है, दलपत शाह के पिता का नाम है संग्राम शाह। संग्राम शाह के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। संग्राम शाह बेसिकली गोंड वंश के सबसे प्रतापी राजाओं के रूप में जाने जाते हैं, है ना। और इनके बेटे का नाम, दलपत शाह के बेटे का नाम था वीर नारायण। दलपत शाह की कम आयु में ही मृत्यु हो गई थी। तो बाद में वीर नारायण के नाम पे रीजेंट के तौर पर कह सकते हैं हम लोग रानी दुर्गावती ने गद्दी संभाली। यहां पर रानी दुर्गावती का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने राजधानी को भी चौरागढ़ शिफ्ट किया। तो ये भी एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, चौरागढ़ राजधानी शिफ्ट कर दिया इन्होंने। चौरागढ़ पहले कहाँ थी राजधानी, पहले राजधानी थी सिंगौरगढ़। तो सिंगौरगढ़ से चौरागढ़ राजधानी शिफ्ट किसने किया, रानी दुर्गावती ने। फिर इनकी सेना का मुकाबला किससे होता है, इनके सेना का मुकाबला होता है आसफ खां से। क्या नाम है, आसफ खां। तो पहले एक तो मुकाबला इनसे हो चुका था किसका, बाज बहादुर की हार हुई थी। बाद में आसफ खां ने यहाँ पर अटैक किया, और चूंकि आसफ खां इज विद अकबर, तो बाद में इनकी हार हुई। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि पोस्टल स्टाम्प भी 24 जून 1988 को इनकी रिस्पेक्ट में जारी किए गए थे। जबलपुर यूनिवर्सिटी का नाम जो है एज ऑफ नो रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। तो कुछ महत्वपूर्ण इवेंट्स आपको पता होना चाहिए ना। भोपाल के 14वीं शताब्दी के इतिहास का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन बड़ा ही फेमस था अभी हाल ही में, चूंकि आप लोगों ने एक बहुत ही फेमस नाम सुना होगा रानी कमलापति के बारे में, तो बेसिकली उसी से एसोसिएटेड है। तो 14वीं शताब्दी का जो भोपाल है इसके यदि हम बात करें 14th सेंचुरी की बात करें, ये बिगिनिंग थी 14th सेंचुरी गोंड वॉरियर की। यादव राय के द्वारा बेसिकली इसकी स्थापना की गई, बड़ा अच्छी बात है। भोपाल बाद में गोंडवाना साम्राज्य कंट्रोल में आया। अब देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है इसमें कुछ चकलाज हैं, चकल। तो जो गिन्नौर का चकल है वो बेसिकली इनको दिया गया। इसमें कई सारे गांव, 750 गांव थे। भोपाल जो है उसका पार्ट था। तो गोंड राजा थे निजाम शाह, उस समय रूलर होते थे। क्या नाम है, निजाम शाह। तो 14th सेंचुरी एडी की बात करें तो वहां पर उस समय गोंड राजा थे जिनका नाम है निजाम शाह।
निजाम शाह को बेसिकली बाद में जहर से, उनके कुछ भाइयों के द्वारा जहर, जो कजिन ब्रदर्स थे उनके द्वारा पॉइजनिंग कर दी गई। चैन शाह के द्वारा, चैन शाह नाम भी जानते हैं आप लोग, पता होना चाहिए। इनकी रानी का नाम था, निजाम शाह की रानी का नाम था कमलापति, और यही कमलापति के नाम पे हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कमलापति इनकी क्या थी, रानी थी। तो इनकी मृत्यु होने के बाद, निजाम शाह की मृत्यु होने के बाद इनके बेटे नवल शाह को गद्दी में बैठाया गया। इनकी रेजेंट के तौर पे कमलापति ने वहाँ पर काम किया। क्योंकि बहुत सारे इनके ही फैमिली मेंबर थे जो इनके खिलाफ में साजिश कर रहे थे, तो फिर रानी कमलापति ने दोस्त मोहम्मद खान के साथ एक संधि की। क्या नाम है, दोस्त मोहम्मद खान ने। दोस्त मोहम्मद खान ने यहाँ पर इनके भाइयों, इनके जो फैमिली मेंबर्स थे उनके खिलाफ में इनकी मदद तो की, लेकिन दोस्त मोहम्मद खान जो कि अफगान सरदार था, इसने भी यहाँ पे नज़र लगाई थी किस तरह से इनका एम्पायर हड़प लिया जाए। बाद में रानी कमलापति ने समाधि ले ली, जल समाधि ले ली। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, कमलापति के समाधि के बाद में दोस्त मोहम्मद खान ने पूरा एम्पायर जो भोपाल का था वो सीज कर दिया, अपने मिला लिया। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ये है 14वीं शताब्दी का इतिहास भोपाल का। अगला सवाल है आपके सामने। ओके, यहाँ पे बड़े क्वेश्चन हो गए, 10 नंबर क्वेश्चन है। तो हमने दो प्रकार क्वेश्चन देखे, 2 नंबर के, 7 नंबर के, और अब देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आपके सामने, डिस्क्राइब द टेराकोटा फिगरेंस एंड एनिमल फिगरेंस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता की मृण्मय मूर्तियों की पशु आकृतियों का वर्णन कीजिए। अब देखिए, टेराकोटा फिगरेंस की बात करें, एनिमल फिगरेंस की बात करें हड़प्पन सिविलाइजेशन में, तो यहाँ पे कौन कौन सी फिगरेंस मिलती हैं, पशु आकृतियाँ कौन कौन सी मिलती हैं। ऐसे यहाँ पे आपको बुल मिलता है, बुल सांड है ना, डॉग कुत्ता, हॉर्स की भी आकृतियां मिलती हैं, घोड़ों की आकृतियां मिलती हैं, पिग मतलब सुअर की आकृतियां मिलती हैं, राइनोसिरोस, राइनो की आकृतियां मिलती हैं। तो ये सारी आकृतियां बेसिकली यहां पर एनिमल फिगरीन्स आपको मिलती हैं। अब ये जो आकृतियां हैं उसको कैसे बनाया गया है, बनाने का जो तरीका था लॉस्ट वैक्स टेक्निक, यहाँ पर बनाया गया। बहुत सारी जो आकृतियों किसकी मटेरियल का इस्तेमाल किया गया, ब्रोंज मटेरियल का इस्तेमाल किया गया कई जगह। लास्ट वैक्स टेक्निक बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निक बनी आती है, लास्ट वैक्स टेक्निक, जिसके द्वारा मूर्तियों का आवरण तैयार किया गया। कई सारे कॉपर फिगर्स भी, जैसे डांसिंग गर्ल का कॉपर फिगर काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि मोहनजोदड़ो में पाया गया। ये डांसिंग गर्ल का जो फिगरिन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, इसका बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। अपने आंसर्स में आप इसको ज़रूर मेंशन करें, डांसिंग गर्ल कहाँ पाई गई थी, मोहनजोदड़ो में, है ना। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, जैसे हॉर्न डेटी पाए गए, टॉयस पाए गए, कल्चरल एक्सप्रेशन इसको दिखाते हैं। बियर्डेड मेल्स को पाया गया यहाँ पे, मदर गॉडेस देखा गया। तो ये सारे जो फिगरिन्स हैं, टेराकोटा फिगरिन्स है, वो हमें यहाँ पे हड़प्पन सभ्यता में देखने के लिए मिलती है। यही चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। बाबर नामा के अनुसार समकालीन भारत का वर्णन करें, तो बाबर नामा के आधार पे आपको मेंशन करना है। अब देखिए यहाँ पे बाबर नामा जो है इसको तुजुक ए बाबरी भी कहते थे, दैट वाज कॉल्ड एज ए तुजुक ए बाबरी। ऑलराइट, अब तुजुक ए बाबरी की बात करें, यहां पर कंटेम्प्रेरी उस समय जो चीज़ें थी उसके बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया गया। जैसे कि यहाँ पे बाबरनामे में उस समय का जो एग्रीकल्चर सिस्टम था, स्पेशली इरिगेशन सिस्टम को डिस्कस किया गया कि इरिगेशन कैसी थी। तो हमारा जो उस समय का इंडिया था वो इरिगेशन डिपेंडेंट ऑन द सीजन, जो सीजन है एग्रीकल्चर उसी पे डिपेंड था, सीजनल जो बारिश होती है उस पर डिपेंडेंट था ज़्यादा। तो एग्रीकल्चर का मेन वो था। इसके अलावा कास्ट सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, कास्ट सिस्टम कैसे, काफ़ी रिजिड सिस्टम उस समय हुआ करता था, तो कास्ट सिस्टम के बारे में डिस्कस किया गया था। इसके अलावा कोहिनूर के बारे में डिस्कस किया गया था, उस समय का कंटेम्प्रेरी कोहिनूर का काफ़ी महत्वपूर्ण जिक्र था, कोहिनूर के बारे में डिस्कस किया गया था। क्लॉथिंग भी डिस्कस किया गया कि लोग किस तरह कपड़े पहनते थे, स्पेशली जो पुअर क्लास पीपल है उनके कपड़े का पहनावा कैसे होता था। बैटल्स डिस्कस की गई, पानीपत, खानवा के युद्ध के बारे में, खानवा का युद्ध जो कि राणा सागा से हुआ, उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन मिलता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाबर की यदि बात करें, बाबर जो है, बाबर का जो जन्म है बेसिकली कहाँ पे हुआ था, फरगना में, है ना, जो कि प्रेजेंट टाइम में उज्बेकिस्तान में है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, वॉज बोर्न एट फरगना, फरगना में जन्म हुआ, जो कि कहाँ पे, उज्बेकिस्तान में है। और ये पता होना चाहिए बाबर का जो रिलेशन है, वो फादर जो है वो तैमूर की फैमिली से बिलोंग करता है, मदर मंगोल की फैमिली से बिलोंग करती है। और याद रखना जो बाबर है वो खुद चगताई वंश से संबंधित है। किससे, चगताई, चगताई वंश क्या है, टर्की का चगताई वंश उससे संबंधित है।
तो ये आपको विशेष तौर पर याद रखना है। बाबर ने अपने बाबरनामा में कई सारे जो रूलर्स थे उनके बारे में डिस्कस किया गया है, कई मुस्लिम रूलर्स के बारे में डिस्कस किया गया, जैसे बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात, बहमनी, उस समय मुस्लिम रूलर्स थे। इसके अलावा हिंदू रूलर्स में सबसे महत्वपूर्ण है विजयनगर एम्पायर। तो बाबर ने अपने बाबरनामा में विजयनगर एम्पायर का विशेष तौर पर उल्लेख किया है। विजयनगर एम्पायर एक हिंदू साम्राज्य हुआ करता था उस समय, और इस समय कृष्णदेव राय के बारे में विशेष तौर पर डिस्कस किया गया। कृष्णदेव राय उस समय के सबसे प्रतापी राजा हुआ करते थे। तो ये चीजें बाबरनामा में डिस्कस की गई है ना। नाउ अगला डिस्कस करते हैं कलचुरी वंश के बारे में, थ्रू लाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ द कलचुरी डायनास्टी। अब देख, कलचुरी वंश की बात करें तो यहां पर कलचुरी की कई सारी ब्रांचेस थी। एक तो कलचुरी की महिष्मती की ब्रांच थी, है ना। तो कलचुरी की जो महिष्मती ब्रांच थी वो आपको 6th सेंचुरी या 7th सेंचुरी में आपको देखने मिलती है ना। तो एक तो महिष्मती ब्रांच थी। कौन सी? महिष्मती। महिष्मती मतलब हम बात कर रहे हैं हमारे इस रीजन का, गुजरात, मध्य प्रदेश और जो महाराष्ट्र कुछ क्षेत्र मिलाकर ये बनाया गया था, महिष्मती का क्षेत्र था। ये जो पोर्शन था ये आपको 6th सेंचुरी से 7th सेंचुरी एडी के बीच में माना जाता है ना। दिस इज समथिंग। तो महिष्मती के एक कलचुरी हो गए। एक कलचुरी थे त्रिपुरा के, सॉरी त्रिपुरा नहीं, त्रिपुरी, इट्स नॉट त्रिपुरा, त्रिपुरी की कल्चर। त्रिपुरी मतलब प्रेजेंट टाइम में जो हम बोलते हैं जबलपुर, जबलपुर या इसके अलावा जो और साइड का जो क्षेत्र है, महाकौशल का जो क्षेत्र है ना। तो ये जो रीजन था इसमें त्रिपुरी के जो कल्चुरी हैं वो 7th सेंचुरी से लेके 13th सेंचुरी एडी तक का इनका काल माना जाता है ना। तो ये त्रिपुरी की कल्चुरी हैं जो कि सेंट्रल इंडिया के क्षेत्र में इनका साम्राज्य था। अब देखना यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि जो ये महिष्मती के राजा, इसमें कृष्ण राज हैं, है ना, इन राजाओं का विशेष तौर, बुद्ध राज हैं, इन राजाओं का जिक्र मिलता है। लेकिन जो त्रिपुरी कल्चुरी हैं इसमें वामदेव राज का नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। वामदेव राज को बेसिकली फाउंडर भी माना जाता है। त्रिपुरी की कल्चुरियों का वामदेव राज को फाउंडर माना जाता है। बहुत सारे और भी राजा हुए, जैसे कोकल वन का नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिन्होंने बेसिकली राजधानी को भी सेप्ट किया है ना। गुर्जर प्रतिहारों को बेसिकली यहाँ पे हराया। युवराज देव हैं, फिर गंगेय देव हैं, लक्ष्मीकर्ण हैं। तो ये सारे राजाओं का बेसिकली जिक्र मिलता है, तो इनको भी आप विशेष तौर पे याद रखेंगे। ऑलराइट, तो ये रहा यहाँ पे, दिस इज ऑल अबाउट द कल्चुरीज। कल्चुरियों का बेसिकली याद रखेंगे आप। त्रिपुरी के जो कल्चुरी हैं वो ज़्यादा पावरफुल थे। 64 योगिनी भेड़ाघाट का जो है वो इन लोगों के द्वारा बनवाया गया है ना। बहुत सारे और भी हैं, जैसे कर्ण टेम्पल हैं, त्रिमुखी टेम्पल है, ये द्वारा, ये अमरकंटक में बनवाए गए इनके द्वारा। तो ये है बेसिकली कल्चुरियों के शासनकाल में, है ना। अगला सवाल हमारे सामने है, परमार काल में मध्य प्रदेश में घटित प्रमुख घटनाएं बताइए। डिस्क्राइब द मेजर इवेंट्स दैट टुक प्लेस इन मध्य प्रदेश ड्यूरिंग परमार पीरियड। परमार पीरियड के बारे में देखिए, यहाँ पे परमार वंश की बात करें तो परमार वंश के सबसे प्रतापी राजा का नाम जानते हैं, राजा भोज थे। 9th सेंचुरी से लेके 14th सेंचुरी एडी तक का लगभग इनका पीरियड माना जाता है। इसके फाउंडर का नाम विशेष तौर पर याद रखना है। परमार वंश के जो फाउंडर थे वो कौन थे? उपेंद्र थे। क्या नाम था? राजा उपेंद्र। राजा उपेंद्र क्या थे? राजा उपेंद्र इस वंश के संस्थापक थे, जिन्हें कृष्ण राज भी कहा जाता है। उपेंद्र या कृष्ण राज दोनों ही नाम मिलते हैं, है ना। यहां पे आपको ये समझने वाली बात यह है कि इन्होंने प्रतिहार राजाओं को हराकर इसकी नींव रखी। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा के तौर पर मनाता है राजा भोज का नाम, है ना। राजा भोज का साम्राज्य बहुत बड़ा था। एक प्रकार से यूं कहो कि साबरमती से लेके, साबरमती पश्चिम में, साबरमती से लेके विदिशा तक इनका साम्राज्य था। एक तरफ साबरमती पश्चिम में, और पूर्व में देखें तो विदिशा तक शासनकाल था। फिर नॉर्थ में यदि आप जाओगे, चित्तौड़ से लेके कोंकण तक साम्राज्य था। मतलब काफी बड़ा साम्राज्य राजा भोज का हुआ करता था, है ना। बहुत सारे और राजा हुए, जैसे सियक द्वितीय हैं, और सियक द्वितीय के समय में इन्होंने परमार वंश को सोवरेन बना दिया। मुंज हैं, राजा मुंज हैं, सिंधुराज हैं। भोज तो हालांकि बाद के हैं, भोज तो हालांकि मुंज के बाद के हैं। भोज का जो टाइम पीरियड है वो 1010 एडी से लेके 1010 एडी के बाद का है। लेकिन जो मुंज है उनका टाइम पीरियड 972 एडी का है, तो थोड़े पहले के हैं। तो ये है परमार वंश। तो
परमार वंश के बारे में याद रखना। इसके जो फाउंडर हैं वो हैं उपेंद्र, लेकिन मुंज का नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है, सिंधुराज का नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है, राजा भोज तो ऑब्वियस ही बात है, ही वॉज द मोस्ट पावरफुल लीडर, आई मीन एम्पायर दैट टाइम। अगला है व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर में ब्रिटिश रूल का क्या प्रभाव है, ब्रिटिश शासन का प्रभाव बताइए। देखिए यहाँ पर एक तो ब्रिटिश रूल में जो परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट किया गया, जिसमें लैंड सेटलमेंट में जमींदारी, रहतवारी, महलवारी शुरू किया गया, एक तो वो है। कहाँ कहाँ शुरू किया गया ये आप विशेष तौर पर याद रखना है कि जमींदारी जो है बंगाल, बिहार, बनारस, उड़ीसा में शुरू किया गया पहले, बाद में अन्य क्षेत्रों में आया, जैसे कि आपका कई सारे क्षेत्रों में जमींदारी सिस्टम लाया गया, जैसे कि उस क्षेत्र में तो था ही, लेकिन अन्य क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव देखने मिलता है। इसके बाद दूसरा है महलवारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम में क्या था, जमींदारी सिस्टम में बेसिकली जमींदारों को बेसिकली लैंड अलॉट कर दिया था और उनसे पैसे वसूले जाते थे। कई सारे सिस्टम थे, पढ़ना आप हमारा लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, लर्न सर्विसेज लिखना, तो आपको पूरा पूरा सिस्टम देखने को मिलेगा, बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। फिर जमींदारी के बाद महलवारी सिस्टम था। महलवारी मतलब महल का सिस्टम था इसमें। फिर एक है रैयतवारी सिस्टम, तो महल मतलब ग्रुप ऑफ विलेजेस, और एक है रैयतवारी सिस्टम। तो महलवारी सिस्टम का जो बेसिकली प्रभाव है वो कहाँ मिलता है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, पंजाब है, सेंट्रल इंडिया है, इन क्षेत्रों में महलवारी सिस्टम देखने मिलता है। मतलब ग्रुप ऑफ विलेजेस जो हैं वो आपस में पैसे इकट्ठे करके जमा करते थे। रैयतवारी सिस्टम में सीधे रैयत मतलब किसान संबंधित था। ये रैयतवारी सिस्टम मोस्टली आपको असम प्रेसिडेंसी है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, बिहार प्रेसिडेंसी है, मद्रास प्रेसिडेंसी है, यहाँ पे आपको रैयतवारी सिस्टम देखने को मिलता था, है ना। तो ये किसने स्टार्ट किया भी आप चाहे तो कोट कर सकते हैं। इसका प्रभाव क्या हुआ ब्रिटिश रूल का इंडियन एग्रीकल्चर में, जिसमें है लैंडलेस लेबर क्लास, बिना जमीन के लेबर क्लास शुरू हुआ, है ना। तो लैंडलेस लेबर, लैंडलेस लेबर क्लास, तो जमींदार को तो आपने दे दिया, बाकी जो है उनके पास लैंडलेस हो गए, मजदूर हो गए, है ना। मेल न्यूट्रिशन की समस्या पैदा हुई, फेमिन की समस्या हुई, फेमिन मतलब अकाल की समस्या हुई, और अंग्रेजों को तो कोई फर्क पड़ता नहीं था, इसलिए अकाल के समय में उन्होंने कोई खास मदद किया नहीं, है ना। लेकिन एक और बात पूछिए, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी हुआ। एग्रीकल्चर कैसा हुआ, कॉमर्शलाइजेशन हो गया, और यहां पर उस समय हमारे देश में जो लोग हैं वो मोस्टली जो है कॉमर्शियल क्रॉप्स को ही उगाना शुरू कर दिया उन्होंने, है ना। कैश क्रॉप्स, तो एक्सपोर्ट करने के लिए कैश क्रॉप्स को बनाने लग गए, है ना। फूड ग्रेन्स की जो है वो कमी होने लग गई, और फूड ग्रेन्स की कमी इस लेवल पे हुई कि बाद में हमें उस पर हमारे जो सेल्फ सफिशिएंट फूड ग्रेन्स हमारे पास होते थे वो खत्म हो गए। तो इस तरह से एग्रीकल्चर हमारे देश में बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ। तो ये ब्रिटिश काल का ये हमें एक बेनिफिट मिला, आप यूँ कह सकते हैं। अगला मध्य देश की जनजातियों की जंगल सत्याग्रह में भूमिका का वर्णन कीजिए। जंगल सत्याग्रह की बात करें तो ट्राइबल्स का जो कंट्रीब्यूशन है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब कई सारे जंगल सत्याग्रह में जैसे एक सिवनी का सत्याग्रह भी मनाया जाता है ना, सिवनी के क्षेत्र में, सिवनी, तो ये दुर्गा शंकर मेहता की लीडरशिप में हुआ। सबसे महत्वपूर्ण जंगल सत्याग्रह है घोड़ा डोंगरी का, घोड़ा डोंगरी का सत्याग्रह। घोड़ा डोंगरी का सत्याग्रह बेसिकली कहाँ पड़ेगा, घोड़ा डोंगरी ये पड़ेगा आपके बैतूल में, 1930 में, है ना। 1930 में सत्याग्रह हुआ। गंजन सिंह कुरकू, बंजारी लाल कुरकू ने इसमें लीड किया था। ये कब हुआ, 1930 में, और इसमें गंजन सिंह कुरकू का नाम विशेष तौर पर याद रखना है, गंजन सिंह कुरकू, गंजन सिंह, गंजन सिंह कुरकू और बंजारी लाल कुरकू इन्होंने लीड किया। बाकी कुछ लीडर्स की मौत भी हुई, जैसे कोमा गुण है ना, रामू गुण है, मकदू गुण है, ये वीरगति को भी प्राप्त हो गए, है ना। तो ये आपको विशेष तौर पर याद रखना है। पीपल कट ग्रास फ्रॉम गवर्नमेंट सैंडलवुड, सिवनी में ये सारे किया गया, है ना। तो ये चीज़ें हैं। टूरिया में भी एक सत्याग्रह हुआ जो कि सिवनी में है ना, सिवनी और उसके आसपास का एरिया है, तो टूरिया सत्याग्रह भी था। क्या नाम है, टूरिया सत्याग्रह, ये भी 1930 में हुआ, इसको भी आप याद रखना, है ना। तो जंगल सत्याग्रह के सभी पार्ट है ना, ऑल दीज, सिवनी, घोड़ा डोंगरी और टूरिया। अगला सवाल आपके सामने है, एक्सप्लेन होलकर स्टेट बिफोर इंडिपेंडेंस। होलकर साम्राज्य के बारे में, रियासत के बारे में लिखना है आपको। होलकर रियासत की बात करें, इसकी जो फाउंडर है वो है मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर ने इसकी नींव रखी। एक तो मल्हार राव होलकर का नाम विशेष तौर पर याद रखना। मल्हार राव होलकर को कुछ
एरिया एलोकेट की गई थी किसके द्वारा, उस समय जो बाजीराव पेशवा वन थे उनके द्वारा इनको ग्रांट किया गया है ना, तो उन्होंने बेसिकली उसको नींव रखी। अब यहाँ पे याद रखना है, बाद में मल्हारराव होलकर ने काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन किए। 1747 में राजवाड़ा की शुरुआत की, जो एज ऑफ नो काफ़ी फेमस है इंदौर में, है ना। फिर उसमें बहुत सारे राजाओं, बहुत सारे रूलर्स और हुए इसमें, बट सबसे महत्वपूर्ण नाम है अहिल्याबाई होलकर। उस समय के रूलर्स में सबसे बड़ा नाम है अहिल्याबाई होलकर। बहुत सारा टेम्पल कंस्ट्रक्शन में काफ़ी महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन था, एम्पायर को कंसोलिडेट करने में काफ़ी महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन था। इन्होंने राजधानी भी अहिल्याबाई ने महेश्वर शिफ्ट कर दी थी, है ना। बाद में इनके जो सेनापति हैं तुकोजीराव होलकर, बाद में इन्होंने भी एम्पायर संभाला, तुकोजीराव होलकर, है ना। तो ये भी नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन एक महत्वपूर्ण नाम है यशवंत राव होलकर, जिनके समय में राजघाट की संधि हुई थी। तो सॉरी, तुकोजी राव के समय में राजघाट की संधि हुई थी, तो इनका नाम विशेष तौर पर याद रखना है। फिर है यशवंत राव होलकर, है ना। तो यशवंत राव होलकर का नाम भी आप लोग याद रखेंगे, यशवंत राव होलकर। यशवंत राव होलकर के बाद में हुए मल्हारराव होलकर 3, है ना। तो मल्हारराव होलकर 3 के बाद में मंदसौर की संधि होती है 1818 में। फिर है मल्हारराव होलकर 3, मल्हारराव होलकर 3। इनके समय मंदसौर की संधि होती है 1818 की मंदसौर की संधि, ये विशेष तौर पर याद रखना। ये पूछा आता है किसके समय मंदसौर की संधि हुई। फिर तुकोजीराव होलकर 2 है। तुकोजीराव होलकर 2 जो है, इनके समय में तुकोजीराव 2 के टाइम में 1857 रिवोल्ट हुआ। 1857 रिवोल्ट इन्हीं के समय में हुआ। मल्हारराव होलकर के समय में मंदसौर संधि हुई। कौन सी? मंदसौर संधि। मंदसौर संधि विशेष तौर पर याद रखना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। लास्ट में ना एक नाम डिस्कस करूंगा और भी, ये है यशवंत राव होलकर 2। क्या नाम है? यशवंत राव होलकर 2, है ना। इनके समय में भारत आजाद हुआ, तो इस समय इंडिया इन्होंने विलय पत्र में साइन किया। तो 1947 जब देश आजाद हुआ, उस समय यशवंत राव होलकर 2 जो हैं ये गद्दी में थे, है ना। तो ये आपको ये क्रोनोलॉजी थोड़ा सा याद रखना, पूरी तो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट बेसिक बेसिक जो है वो आपको इतना पता होना चाहिए, है ना। नाउ अगला है ओरछा मेले से संबंधित है, ओरछा फेयर के बारे में। नमस्ते ओरछा फेस्टिवल काफ़ी इस समय फेमस है। तो ओरछा में, ओरछा कहाँ पड़ेगा? ओरछा पड़ेगा आपका निवाड़ी में। निवाड़ी जिला बनाया गया, नया जिला टीकमगढ़ से तोड़ के निवाड़ी में, निवाड़ी, ओरछा और पृथ्वीपुर 3 तहसीलें हैं, इसमें ओरछा काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे राजा राम टेम्पल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें ओरछा फेस्टिवल में, ओरछा फेयर में सब कुछ देखने मिलता है। यहाँ पे आर्ट है, म्यूज़िक है ना, डांस है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। गाइडेड हिस्ट्री है, सब कुछ गाइडेड हिस्ट्री टूर है, सब कुछ देखने मिलता है। फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे यहाँ पर किसान मेला भी आयोजित किया जाता है। ओरछा फेयर में किसान मेला भी आपको देखने को मिलता है। किसान मेला के अलावा बिजनेस मीट भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाती है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली यहाँ पे देखने मिलती है। फूड क्राफ्ट बाजार यहाँ प्रॉपर तरीके से लगता है। लोकल जो क्विजीन्स हैं वो देखने मिलती है। ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स जो हैं, हथकरघा जो उद्योग हैं, उसको देखने को मिलता है। तो ओरछा फेस्टिवल में बहुत सारी चीज़ें। ओरछा फेस्टिवल की शुरुआत की बात करें, ओरछा फेस्ट जो है ये शुरू हुआ है 1994 से, है ना। लेकिन नमस्ते ओरछा फेस्टिवल जो है वो 2020 से शुरू किया गया, जो कि मार्च 2020 में इसको ऐड किया जाता है ना। तो ये भी आपको विशेष तौर पर याद रखना है। मार्च के महीने में ही ओरछा फेस्टिवल और फेयर जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये आपको विशेष तौर पे पता होना चाहिए ना, दिस समथिंग बेसिक थिंग अबाउट द ओरछा फेयर। आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन फॉर नेक्स्ट वन। अगला है गोंडवाना वंशावली एवं इतिहास के बारे में लिखिए। हालांकि बहुत ही बेसिक है, पर फिर भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। गोंडवाना वंशावली में हालांकि हमें 3 ब्रांचेस देखने के लिए मिलती है। एक तो आपका गढ़मंडला रियासत है। गढ़मंडला रियासत ही मेन रियासत है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, गढ़मंडला रियासत, है ना। इसके अलावा एक रियासत है देवगढ़ रियासत, एक है खेरला रियासत। देवगढ़ रियासत बेसिकली सिवनी के आसपास का क्षेत्र, खेरला बैतूल के आसपास का। गढ़मंडला की यदि हम बात करें, गढ़मंडला रियासत के जो फाउंडर हैं वो हैं यादव राय। यादव राय को गढ़मंडला रियासत का फाउंडर बनाया जाता है ना। गढ़ा
की राजधानी थी, गढ़ा जौलपुर के आसपास। 1328 एडी में 1328 एडी में इन्होंने इसकी नींव रखी। 1328 एडी में, 1328 एडी में, है ना। तो ये आपको विशेष तौर पर याद रखना है। फिर कई सारे राजा हुए, जैसे इसमें एक महत्वपूर्ण राजा है संग्राम शाह। संग्राम शाह एक काफी प्रतापी राजा हुए। संग्राम शाह को ही आम्हड़ दास भी कहते हैं। 1510 एडी में, 1510 एडी का जो टाइम है इनका माना जाता है। इन्होंने बेसिकली सिंगौरगढ़ जो है इसको राजधानी बनाई, जो कि दमोह का क्षेत्र है। फिर इसके बाद दलपत शाह हुए। दलपत शाह की हालांकि पत्नी थी रानी दुर्गावती, तो दलपत शाह कम उम्र में मृत्यु हो गई। तो इसके बाद दलपत शाह के बाद रानी दुर्गावती ने साम्राज्य को संभाला, और रानी दुर्गावती के समय में काफ़ी महत्वपूर्ण युद्ध हुए। इन्होंने बाद में राजधानी को चौरागढ़ शिफ्ट कर दिया था। क्या शिफ्ट कर दिया था? चौरागढ़। तो सिंगौरगढ़ जो बनाया था संग्राम शाह ने, तो इन्होंने शिफ्ट करके क्या कर दिया? चौरागढ़ कर दिया। तो ये भी आपको याद रखना है, नरसिंहपुर के पास से पड़ेगा, है ना। इनके समय में कई सारे अटैक हुए, जैसे एक तो बाज बहादुर ने अटैक किया, फिर आसफ खान ने भी अटैक किया। आसफ खान बेसिकली अकबर का नरई का युद्ध माना जाता है ना, नरई का युद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे बाज बहादुर की सेना को तो यहाँ पे रानी की सेना ने हरा दिया, लेकिन आसफ खां की सेना से ये हार गई। और यहाँ पर याद रखना आपको महत्वपूर्ण है कि आसफ खां से युद्ध हुआ था वो नरई का युद्ध है ना। आसफ खां को मुरीद खां भी कहते थे ना। अब इसके बाद कई सारे और राजा हुए, जैसे हृदय शाह हैं, नरेंद्र शाह हैं। हृदय शाह ने फिर राजधानी को रामनगर शिफ्ट किया। फिर नरेंद्र शाह ने मंडला शिफ्ट किया। शंकर शाह का नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। शंकर शाह भी इसी वन संबंधित हैं। शंकर शाह वही हैं जिन्होंने 1857 रिवोल्ट में काफ़ी महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन निभाया। तो शंकर शाह का नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनके बेटे रघुनाथ शाह, इन दोनों को अंग्रेज़ों ने बेसिकली मृत्यु की सजा दी। तो ये दोनों ही नाम काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो ये आप पे याद रखिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम। इनके नाम पे, शंकर शाह के नाम पे, बाद में छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम 2022 में चेंज करके शंकर शाह यूनिवर्सिटी कर दिया गया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। गोंडवाना वंशावली से एक नाम और भी महत्वपूर्ण है, निज़ाम शाह का। निज़ाम शाह का नाम क्यों महत्वपूर्ण है? चूंकि इस समय रानी कमलापति का नाम काफ़ी चर्चा में है। और निज़ाम शाह बेसिकली ये भोपाल रीजन में ये इन्होंने रूल किया, और गिन्नौरगढ़ का जो किला है, गिन्नौरगढ़ रियासत बोली जाती थी उसको, है ना, वहाँ से रूल किया। और रानी कमलापति इनकी पत्नी थी। हालांकि रानी कमलापति के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग काफ़ी ज़्यादा, है ना। तो ये आप लोग याद रखिए रानी कमलापति के बारे में, है ना। दोस्त मोहम्मद खान से इनकी संधि हुई थी, बाद में दोस्त मोहम्मद खान ने इनका साम्राज्य अपने में मिला लिया था। तो ये है गोंडवाना वंशावली के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, है ना। नाउ नेक्स्ट वन इज दैट खाज्या नायक के बारे में डिस्कस करते हैं। खाज्या नायक का नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन्होंने वैसे पहले ब्रिटिश सेना में शामिल थे खाज्या नायक, और 1831 से लेके 1851 तक इन्होंने ब्रिटिश आर्मी में सर्व किया, चूँकि इनके फादर ब्रिटिश आर्मी में थे, जिनका नाम है गुमान नायक। तो उनकी मृत्यु के बाद इन्होंने ब्रिटिश आर्मी में एज ए नायक के तौर पर इन्होंने सर्व किया। और कहाँ से? सेंधवा घाट। तो सेंधवा घाट का जो नायक है, क्या नाम है? सेंधवा घाट। सेंधवा घाट का नायक इनको बनाया गया। क्या नाम है? खाज्या नायक को। बाद में इनको एक फेक केस में इनको जेल दे दिया गया। हालांकि कुछ ही साल की सज़ा पूरी करने के बाद इनको छोड़ दिया गया था। बाद में उन्होंने भीमा नायक के साथ में रिबेलियन जो है उसमें शामिल हुए, और बहुत सारे जो होलकर साम्राज्य का जो किंगडम था वो, या ब्रिटिश, चूँकि होलकर ब्रिटिश को सपोर्ट करते थे, तो उनके ट्रेजर को लूटने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन था। हज़ारों ट्राइब्स को जो है शामिल करने में काफ़ी महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन था। उसको लीड किया भीमा नायक ने। भीमा नायक के साथ में इन्होंने खाज्या नायक ने। तो ये आपको याद रखना है। 11 अप्रैल 1858 का जो युद्ध है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें मेजर इवान के साथ में इनका युद्ध हुआ। हालांकि यहाँ पे जो ट्राइब फोर्सेस हैं वो हार गई, लेकिन फिर भी इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन माना जाता है। सेंधवा घाट के नायक के तौर पर हम इनको जानते हैं, है ना। तो ये आप याद रखें। इनका जन्म वैसे बड़वानी में हुआ, और ये कुछ बेसिक चीज़ें। हालांकि खाज्या नायक के साथ में इनके जो बेटे हैं, इनके बेटे का नाम था, इनके बेटे का नाम याद रखिएगा, दौलत सिंह। ये भी शहीद हो गए इस युद्ध में। दौलत सिंह भी शहीद हुए। तो 1857 रिवोल्ट के एक बहुत ही महान फ्रीडम फाइटर के तौर पर हम खाज्या नायक को जानते हैं। इनके साथ में बहुत सारे और भी हैं, जैसे बिरजू नायक हैं, दौलत नायक हैं, रमल्या नायक हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं। बलिदान के तौर पर 3 अक्टूबर 1860 को इनका बलिदान, हम लोग बलिदान दिवस के तौर पर मनाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। खाज्या नायक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेम, है ना। इनका जन्म वेस्ट सिंधवा में हुआ, बड़वानी क्षेत्र है प्रेजेंट टाइम में। तो ये रहे डिस्कशन हमारा ये MPPSC 2024 मेंस पेपर 1 पे।
जो पार्ट ए है उसको डिस्कस किया, पार्ट बी पे भी डिस्कशन जल्दी हम लोग शुरू करेंगे। अब थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, इसलिए डिस्कशन कहीं से वाइंड अप करते हैं। तो चलिए, यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट कर पूछ सकते हैं। ये जो हमने डिस्कस किया, लिखा है, इसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में रामसोनी एमबीपीएससी में शेयर कर दूंगा, या इसके अलावा व्हाट्सएप जो हमारा चैनल है रामसोनी एमबीपीएससी, वहाँ से भी आप पा सकते हैं। उसकी लिंक आपको नीचे डिटेल्स में मिल जाएगी। दैट्स ऑल फॉर नाउ, मुलाकात करते हैं फिर, तब तक बाय एंड टेक केयर।